डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर जो इसका पार्ट वन था उसमें कहा कि हमने इस आरएलसी पैरेलल सर्किट के अंदर जो करंट मूव कर रहा है उसको उसका टोटल करंट हमने मालूम करना है। अब टोटल करंट हमें तब मिलेगा जब उसकी टोटल रिएक्टेंसेस मिलेंगी, या हम दोनों को मालूम करेंगे अलग अलग से। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि टोटल करंट और टोटल रिएक्टेंसेस जो आरएलसी पैरेलल सर्किट के अंदर हैं वो डिपेंड करती हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट के ऊपर। अब ये कैसे बिहेव करती हैं या कैसे डिपेंड करती हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। देखें, यहाँ पर हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास रेजिस्टर है जो रेजिस्टेंस दे रहा है, रुकावट दे रहा है रेजिस्टेंस की शक्ल में। और दूसरा हमारे पास इंडक्टर है जो रुकावट दे रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस की शक्ल में। और दूसरा हमारे पास कैपेसिटर है जो रुकावट दे रहा है करंट को कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्ससी की शक्ल में। अब ये तीन किस्म की रिएक्टेंसेस हैं और तीन किस्म की रिएक्टेंसेस क्या वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती हैं। देखें, जो रेजिस्टर है हम इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, चाहे इस रेजिस्टर के अंदर लोअर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आए या वेव आए एसी की, या इस रेजिस्टर के अंदर हायर फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट आए। रेजिस्टर जितनी उसको रेजिस्टेंस देनी होगी वो देगा। ऐसे नहीं कहेगा कि लोअर फ्रीक्वेंसी वाले करंट को मैं ज्यादा दूंगा और हायर फ्रीक्वेंसी वाले को मैं कम दूंगा या वाइस वर्सा। ये कहेगा कि करंट जो भी हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो, फ्रीक्वेंसी उसकी जो भी हो, रेजिस्टेंस वो एक जैसी देगा। तो ये नहीं कहता कि भाई फ्रीक्वेंसी ऐसी वैसी हो तो मैं कुछ नखरे करूंगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी फ्री है या फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड नहीं करती, या फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ये बोगलेपन में नहीं आ जाता, ये कंफ्यूज नहीं हो जाता, ये सीधा बंदा रहता। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये जो इंडक्टर लगा हुआ है, ये इंडक्टर का जो फार्मूला है वो कहता है कि एक्स एल इज इक्वल टू पाई एफ एल है। यानी कि जो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बराबर है 2 पाई एफ एल के। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बता रही है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो हमने लिख दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब कि उस पर डिपेंड कर रहा है। इसका डिपेंडेंस कैसे है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस उतनी ज्यादा मिलेगी उस करंट को जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जिस करंट की या जिस एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कम, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव अपोजिशन भी कम। तो यहां पर अगर आप देखें, आपके पास यहां सामने इंडक्टर है। मैंने आपको आसान समझाने की खातिर ये मैंने लिखा है कि अगर आपके पास ये एक वेव है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हायर है। अब आप कैसे जानते हैं सिग्नल्स को देखकर कि इसकी फ्रीक्वेंसी हायर है या कम है? अगर आपको अभी तक ये चीजें मालूम नहीं है तो मैं आपको जरूर कमेंट करूंगा कि इस लेक्चर के बाद मेरे वो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स जो यूनिट 20 के स्टार्टिंग में है, चैप्टर 20 के स्टार्टिंग में, वो आप जरूर समझें। उनमें हमने इन बेसिक्स को क्लियर किया है। यहाँ पर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हायर है तो ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर, यानी कि अपोजिशन ग्रेटर, यानी कि रेजिस्टेंस ग्रेटर। फ्रीक्वेंसी लोअर, यानी कि फ्रीक्वेंसी लोअर तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लोअर। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो इसको रुकावट कम देगा। जब कम देगा तो ये चला जाएगा, इसमें से ये गुजर जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि लोअर फ्रीक्वेंसी एसी इज पास्ट। हायर फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा, तो वो उसको आगे से गुजरने अपने अंदर से नहीं देगा। तो हमने कहा कि भाई यहां से हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ब्लॉक हो जाएगी। यहां तक एक बात आपने समझ ली। अब आए यहाँ पर, ये आपका जो तीसरा कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का जो फार्मूला है वो हमने पढ़ा है और ड्राइव भी किया है, वो एक्स इज इक्वल 1/2 पाई एफ सी है। यहां से ये बता रहा है कि ये जो एक्स सी है वो 1/f के बराबर है। जब कोई चीज अपान में होती है तो वो सामने वाले से इनवर्स रिलेशन रखती है। तो एक्स सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। यहां से मतलब ये होता है कि अगर किसी एसी करंट की फ्रीक्वेंसी हायर है तो उसको कैपेसिटर जो रुकावट देगा वो कम देगा। और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी सिग्नल की या करंट की कम होगी तो उसको ये कैपेसिटर रुकावट ज्यादा देगा।
यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने मिसाल के तौर पर आपके लिए लिखे हैं। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड भी हमें ज़रूर करें और साथ-साथ में लाइक कर लिया करें। और अगर आपके सेंटर में, एकेडमी में, कॉलेज मेट्स में और आपके नंबर या व्हाट्सएप में दोस्त हैं तो उनके साथ हमारी लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन आसान लेक्चर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। उनके भी कहें कि भई अगर सही नमूने से समझना है तो इन चीज़ों को समझें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास जो सिग्नल है वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला है और ये जो सिग्नल है आपके पास ये हायर फ्रीक्वेंसी वाला है। कैपेसिटर कहता है कि भाई मैं उस करंट को नहीं छोड़ूंगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम तो रिएक्टेंस ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी इसकी कम है तो इसको रुकावट ज्यादा मिलेगी, रिएक्टेंस ज्यादा मिलेगी, यानी ये हो जाएगा ब्लॉक। तो हमने लिखा कि लो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज ब्लॉक्ड। उसके बाद ये इसकी हायर फ्रीक्वेंसी है। हायर फ्रीक्वेंसी होने की वजह से कैपेसिटर की ये आदत है कि हायर फ्रीक्वेंसी वाले एसी करंट को जाने देता है, उससे साथ इसकी दोस्ती है। तो यहां से हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी अगर किसी की ज्यादा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसकी कम। तो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होगी वो कम होगी और ये यहाँ से गुजर लेगा, तो हमने इसके लिए लिखा है यस। अब यहां से हुई हैं दो बातें, एक तो हायर फ्रीक्वेंसी वाली चीजें, दूसरी लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीजें। अगर हायर फ्रीक्वेंसी हो तो सर्किट क्या हो जाएगा, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी हो तो सर्किट क्या हो जाएगा और वो कैसे बिहेव करेगा और उस सर्किट को हम क्या कहेंगे, ये चीजें भी आप यहाँ पर समझ लें। ये इन चीजों से रिलेटेड है, आउट ऑफ द टेक्स्ट नहीं है। आपने अगर सिंथ बॉक्स के बोर्ड में मैं दूसरों का जरूर कह सकता हूँ कि उनमें है, लेकिन सिंध वाले बोर्ड के अंदर ये है कि ये चीजें सिर्फ जस्ट डिस्क्रिप्टिव में है, लेकिन ये चीजें आएंगी जरूर, मैं आपको कह सकता हूँ ये आएंगे जरूर। इसलिए आप इन चीजों को जरूर सही नमूने से समझ लें, ये अहम है। हमारे पास ये होता है कि भाई हम टॉपिक का नाम देते हैं और उसकी इक्वेशन वगैरह को छोड़ देते हैं और उनको डिस्क्रिप्टिव में ऐसे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वो आ जाती है कभी कभार, इसलिए आप ध्यान से समझ लें। अब यहाँ पर आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी है। हायर फ्रीक्वेंसी के लिए आपने यहाँ पर देखा कि हायर फ्रीक्वेंसी का दुश्मन कौन है। हायर फ्रीक्वेंसी का जो दुश्मन है वो है आपके पास, कौन है जी, वो है आपका इंडक्टर। तो आप यहां पर देखें कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस व्हेन देयर इज अ हायर फ्रीक्वेंसी। जब हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो उस टाइम जो सबसे ज्यादा रुकावट दी जाएगी वो इस इंडक्टर की तरफ से दी जाएगी। भाई अगर आप तीन बंदे बैठे हों और उनमें से अगर कोई बात चले तो सबसे ज्यादा रुकावट जो बंदा देता है, हम कहते हैं कि भाई हम उस ग्रुप के पास जा रहे हैं जिसमें तीन बंदे हैं। अब वही उस ग्रुप के अंदर जो तीसरा बंदा है वो सबसे ज्यादा रुकावट देता है हर चीज को, हर मसले को। हम उसके पास अभी जा रहे हैं सलाह मशवरा लेने और हमें पता है कि उस ग्रुप वाले ग्रुप में जो फला बंदा है वो नहीं मानेगा। तो हम क्या करते हैं कि उस ग्रुप का नाम ही उस नेगेटिव बंदे का रख लेते हैं, भाई एक्स वाई जेड का ग्रुप, भाई वो ग्रुप जो नहीं मानने वाला है। हालांकि यहाँ पर ये भी रुकावट देता लेकिन ये कम देगा और ये भी कम दे रहा है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रुकावट हायर फ्रीक्वेंसी वाले करंट को दे रहा है वो इंडक्टर दे रहा है। इसी वजह से अब इस पूरे सर्किट का नाम हो गया इंडक्टिव सर्किट। क्यों इंडक्टिव सर्किट हो गया, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस या जो इंडक्टिव रुकावट है वो इस कैपेसिटिव रुकावट से ज्यादा है। जब ऐसे होगा तो फिर हम इस किस्म के सर्किट के लिए लिखते हैं कि एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी। हायर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को रुकावट थोड़ी बहुत कैपेसिटर जरूर देगा मगर बिल्कुल कम। तो इसलिए हमने लिख दिया कि एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, सो दैट्स व्हाई द सर्किट बिकम्स इंडक्टिव सर्किट। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रुकावट है वो किसकी है, अपोजिशन लीडर की, और अपोजिशन लीडर कौन है, इंडक्टर है। इसी वजह से इस अपोजिशन वाले ब्लॉक का नाम हो गया इंडक्टिव सर्किट। ठीक है। अब आपके पास अगर टोटल रिएक्टेंस मालूम करनी है, टोटल रिएक्टेंस भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह टोटल रेजिस्टेंस मालूम हम करते हैं। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर अगर टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में मालूम की थी तो हमने लिखा था कि भाई वन अपान आर इज इक्वल वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, वन अपान आर वन आर टी इज इक्वल वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू। लेकिन यहाँ पर अगर आपको टोटल रिएक्टेंस चाहिए
तो हम क्या करेंगे, जो हायर रेजिस्टेंस वाला इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसमें से हम माइनस करेंगे जो आपका लोअर रिएक्टेंस वाला सर्किट है। तो हायर रिएक्टेंस किसकी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो 1 अपान एक्स एल माइनस 1 अपान एक्स सी हमने किया, क्योंकि एक्स सी की जो है वो कम है, तो हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं। तो यहां तक आप ये याद कर लें कि जब आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी होगी और वहां पर इंडक्टिव सर्किट होगा, तो वहां पर जो आपके पास टोटल रिएक्टेंस होगी वो इस फार्मूले से मालूम की जाएगी। अगर आपके पास लो फ्रीक्वेंसी है, तो लो फ्रीक्वेंसी जब होती है तो उस टाइम करंट को आगे जाने में जो सबसे रुकावट देने वाली चीज है या वो कंपोनेंट है, उसका नाम है कैपेसिटर। क्योंकि आपने कैपेसिटर की यहां पढ़ी कि कैपेसिटर कहता है कि लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द रेजिस्टेंस हायर द रिएक्टेंस। तो लोअर फ्रीक्वेंसी जब होगी तो उस टाइम सबसे ज्यादा रुकावट देने वाली जो चीज है वो कैपेसिटर है। इंडक्टर भी कहेगा कि यार छोड़ दो, ठीक है जाने दो, रेजिस्टर भी कहेगा कि यार लो फ्रीक्वेंसी वाला है जाने दो, लेकिन कैपेसिटर वहां पर जिद कर देगा, उसको आगे नहीं जाने देगा। तो इसलिए अब ये अपोजिशन जो इस इन तीनों में से कर रहा है लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट के दौरान, तो इस अपोजिशन वाले कंपोनेंट का अब नाम दे देंगे कि भाई ये अब सर्किट बन चुका है इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि यहां पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो ग्रेटर देन है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसीलिए सबसे ज्यादा रुकावट देने वाला जो है वो कैपेसिटर है, तो इसलिए इसका नाम हो गया कैपेसिटिव सर्किट। तो यहां पर भी अगर आप टोटल रिएक्टेंस मालूम करेंगे तो जो बड़ा वैल्यू है वो कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, उसमें से आप माइनस करेंगे छोटे वैल्यू को जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का है। क्योंकि जब आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी होती है तो वहां पर सबसे ज्यादा जो हायर रेजिस्टेंस होती है वो कैपेसिटर की होती है, इसीलिए 1 अपान एक्स सी में से माइनस करेंगे आप 1 अपान एक्स एल को। अब ये तो हो गई सिर्फ रिएक्टेंसेस। हमने जो है वो मालूम करना है इम्पीडेंस। हमारा जो टारगेट है वो एक तो इम्पीडेंस को मालूम करना है, यानी तीनों को मिलाना है। यहां पर आपने मिलाया इन दो को, एक्स एल माइनस एक्स सी माइनस एक्स एल, तो हमारे पास ये दो सिर्फ मिले हैं। ये जो रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है जब इनके साथ मिलेगी तो फिर इंपीडेंस बनेगी, और हमने इंपीडेंस भी अब मालूम करनी है और हमने अब टोटल करंट भी इसमें से मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो है वो इंडक्टिव सर्किट की और कैपेसिटिव सर्किट की रिएक्टेंसेस को मालूम किया है, लेकिन अब हमने इन सर्किट्स की इंपीडेंस को भी मालूम करना है। अब अगर हमने इंपीडेंसेस को मालूम करना है तो हमारे पास सबसे पहला काम ये है कि हमारे इस सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टेंसेस हैं हमने उन सब रेजिस्टेंसेस को आपस में मिलाना है। और ये चीज हम जानते हैं कि अगर कोई भी रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल कनेक्ट हो तो उनके लिए हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में फार्मूला पड़ा था वो है 1 अपान आर टी इज इक्वल 1 अपान प्लस 1 अपान आर टू। अब अगर ये फार्मूला है तो हमने सिर्फ यही फार्मूला लिखना है, सिर्फ हमने नाम चेंज करने हैं। जब रिएक्टेंसेस और जब रेजिस्टेंस आपस में मिलते हैं तो उस टाइम जो टोटल रेजिस्टेंस बनता है उस टोटल रेजिस्टेंस का नाम होता है इंपीडेंस। इसलिए ये जो आपके पास 1 अपान आर टी की जगह पर वैल्यू है वो हमने लिखा 1 अपान जेड, क्योंकि 1 अपान जेड का मतलब यहां पर ये है कि इंपीडेंस का टोटल इज इक्वल टू 1 अपान आर जो कि रेजिस्टेंस है, और 1 अपान एक्स टी यानी कि टोटल इंपीडेंसेस जो कि यहां पर है। अब ये जो टोटल इंपीडेंसेस हैं और अगर आपको मालूम करनी है तो स्क्वायरिंग ऑन हम बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हमने किया तो ये स्क्वायर आने के बाद 1 अपान जेड स्क्वायर हमारा इस वैल्यू के बराबर हो जा रहा है। हमने 1 अपान जेड स्क्वायर को मालूम नहीं करना, हमने सिर्फ मालूम करना है 1 अपान जेड को। इसलिए ये जो स्क्वायर है जब बराबर की दूसरी तरफ आएगी तो वो हो जाएगी अंडर रेडिकल की। अब जब वो अंडर रेडिकल की हो जाएगी तो हमारे पास जो वैल्यू आया रेजिस्टेंसेस का या टोटल इंपीडेंस का वो आया है 1 अपान जेड इज इक्वल 1 अपान आर स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स टी स्क्वायर। मगर इस बोर्ड से पहले या इस व्हाइट बोर्ड से पहले हमने जो चीज इरेज की उसमें ये लिखा था या हमने ड्राइव किया था कि 1 अपान एक्स टी बराबर होती है 1 अपान एक्स एल माइनस 1 अपान एक्स सी के, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा होती है, इसी वजह से उसको हम पहले लिखते हैं और उसमें से हम माइनस करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। तो इसलिए हमने 1 अपान एक्स टी की जगह पर वो वैल्यू लिखा जो यहाँ पर आना चाहिए। हमने लिखा 1 अपान एक्स एल माइनस 1 अपान एक्स सी होल स्क्वायर। अब ये जो आपके पास फार्मूला है ये टोटल इंपीडेंस को मालूम करने का है, और यहाँ पर ये एक बात आप एक्स्ट्रा समझ लें कि 1 अपान जेड बराबर होता है
आपका एडमिटेंस के भी, यानी एडमिटेंस की ए बराबर होती है 1/z के, तो आप एडमिटेंस का भी फार्मूला ये लिख सकते हैं। आप ये टोटल इम्पीडेंस का फार्मूला भी कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको टोटल करंट फाइंड करना है, तो टोटल करंट को फाइंड करने का हमारे पास तरीका सिंपल है। देखें, अगर आप ओहम्स लॉ पढ़ते हैं तो ओहम्स लॉ में फार्मूला हमारे पास जो है वो है V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर आपको चाहिए I का वैल्यू। अगर आपको I का वैल्यू चाहिए तो I आपकी यहाँ पर है, ये जो R मल्टीप्लाई में है, जब बराबर की दूसरी तरफ गई तो वो हो गई डिवाइड की, तो I बराबर हो गई है V अपॉन R के। मगर अगर ये जो V है, ये वोल्टेज है, वो कांस्टेंट है, तो हम V को फिर नहीं लिखेंगे। हमने कहा कि V अगर कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू R। तो जहां पर अब 1 अपॉन R लिखा हुआ है, 1 अपॉन R की जगह हमने लिखा I, 1 अपॉन X की जगह भी हमने लिखा R, 1 अपॉन XC की जगह भी हमने लिखा R। क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से सबकी जगह पर हमने I लिख दिया। क्योंकि ये रेजिस्टेंस रेजिस्टर की है, इसी वजह से इसमें से जो करंट गुजरेगा वो भी रेजिस्टर में से गुजरेगा, इसलिए हमने लिखा आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर आई एल माइनस आई सी होल स्क्वायर। अब ये करंट का फार्मूला है या करंट को मालूम करने का तरीका है अगर आपके पास पैरेलल आर एल सी सर्किट हो। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट है जिसके अंदर से लो फ्रीक्वेंसी गुजर रही है। लो फ्रीक्वेंसी गुजरने के वक्त जो सर्किट बिहेव करता है, तो उस टाइम वो सर्किट जो है आपका हो जाता है कैपेसिटिव। जब सर्किट में से आरएलसी सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी गुजरती है, तो उस टाइम वो आरएलसी सर्किट इंडक्टिव सर्किट हो जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी गुजरे और वो सर्किट इंडक्टिव सर्किट हो जाए तो फिर ये फार्मूला है। अगर सर्किट में से लो फ्रीक्वेंसी गुजरे तो वो सर्किट हो जाता है कैपेसिटिव सर्किट, तो उसके ऊपर ये फार्मूले। अगर आप एग्जाम के अंदर या बोर्ड एग्जाम में अगर कोई चीज आप लिख रहे हैं तो आप ये सिर्फ एक लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप दोनों लिखें, सिर्फ एक सर्किट का लिखें, फिर उसके बाद आप ये चीजें बयान कर सकते हैं, दोनों चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो लो फ्रीक्वेंसी जब गुजर रही है इस सर्किट में से, तो वो सर्किट बिहेव कर रहा है एज अ कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि वहां पर जो अपोजिशन दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है। अब अगर आपने इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को मालूम करना है, या टोटल रेजिस्टेंस को एसी सर्किट के अंदर हम कहते हैं कि वो बराबर होती है इंपीडेंस के, इसलिए जहां पर टोटल रेजिस्टेंस लिखना था वहां पर हमने लिख दिया 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एक्स टी। इस एक्स टी में ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ गई और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आ गई, ये चीज आपने अभी तक पढ़ चुके हैं। अब जब हमने इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, ये भी क्यों कर रहे हैं ये भी हमने आपको ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टी स्क्वायर। हमने मालूम करना है सिर्फ और सिर्फ फार्मूला 1 अपॉन जेड का, इसीलिए ये जो स्क्वायर यहाँ बराबर की इस तरफ है, जब बराबर की वो दूसरी तरफ चली जाएगी तो वो हो जाता है फार्मूला अंडर रेडिकल का, और वो हो जाएगा 1 अपॉन जेड इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पर बात यह है कि अगर आपको फार्मूला चाहिए इस कैपेसिटिव सर्किट का, तो आप जो है 1 अपॉन एक्स टी की जगह पर ये रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू कि 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल। वैसे यहां तक जो आपका फार्मूला है वो जनरल है, यहाँ के बाद आपका फार्मूला स्पेसिफिक होता है। अगर एक्स टी की जगह आपने ये पुट किया तो वो हो जाएगा कैपेसिटिव सर्किट का, अगर इस एक्स टी की जगह आपने पुट किया ये फार्मूला तो वो हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट का। तो ये फार्मूले जनरल के बाद स्पेसिफिक तब होंगे जब आप उनमें स्पेसिफिक कंडीशन पुट करेंगे। अब यहाँ पर जब आपने ये वैल्यूज पुट किए तो आपके पास ये सर्किट आ गया 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल। एक्स सी पहले है और एक्स एल बाद में, एक्स एल माइनस की है, एक्स एल माइनस की है और एक्स सी प्लस की है। ये इनकी साइंस बता रही हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है, और ये सर्किट की जो इक्वेशन है वो सर्किट आपका कैपेसिटिव सर्किट कहलाया जाएगा। अगर आपने टोटल करंट को फाइंड करना है तो जहां पर 1 अपॉन जेड लिखा है तो वहां पर आप लिखेंगे आई एस। सिर्फ आई लिखें तो भी ठीक है, आई टी लिखें तो भी ठीक है, आई एस लिखें तो भी ठीक है। आई टोटल का मतलब टोटल करंट, आई टी का मतलब, आई एस का मतलब जो करंट सोर्स से आ रहा है। जाहिर सी बात है जो करंट सोर्स से बैटरी से आएगा तो वो टोटल करंट ही होगा। अब यहाँ पर आपने आई एस लिखें या आप सिर्फ आई लिखें, इनमें कोई इशू नहीं है, आप आई टी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। 1 अपॉन आर स्क्वायर की जगह आपने लिखा आई स्क्वायर आर प्लस 1 अपॉन एक्स सी की जगह लिखा आई सी, क्योंकि इंडक्टिव
कैपेसिटिव रिएक्टेंस में से जो करंट गुजरता है वो कैपेसिटर का करंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस में से जो करंट गुजरता है वो इंडक्टर का करंट है, इसीलिए IC माइनस IL होल स्क्वायर आपने लिखा। अब ये हो गई करंट की इक्वेशंस इन दोनों सर्किट्स में। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इनका जो फेजर डायग्राम है वो कैसे बनेगा, तो मैंने ये चीजें इंतहाई आसान तरीके से आपको ऑलरेडी समझाई हुई हैं कि अगर आपको रेजिस्टेंस को शो करना है या रेजिस्टेंस को फिगर्स में लिखना है, लाइन में लिखना है या वेक्टर्स में लिखना है, तो रेजिस्टेंस वाली जो लाइन होगी हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस पर होगी, कभी भी वो वर्टिकल नहीं होगी, हमेशा एक्स एक्सिस पर होगी। तो इसलिए हमने रेजिस्टर वाली जो लाइन है वो हमने लिखी है वर्टिकल लाइन पर। चाहे रेजिस्टर में से करंट गुजरे वो लाइन भी हॉरिजॉन्टल, चाहे रेजिस्टर में से वोल्टेज गुजरे यानी VR वो भी हॉरिजॉन्टल, चाहे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हो वो लाइन भी आपकी होगी हॉरिजॉन्टल। यहां पर हम आते हैं। अब अगर आपको शो करना होता है करंट की, कैपेसिटर की कोई क्वांटिटी को या इंडक्टर की किसी क्वांटिटी को, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन के साथ। अब अगर आपके पास करंट की या कैपेसिटर के सर्किट की कैपेसिटिव वोल्टेज होगी तो वर्टिकल लाइन का एरो होगा डाउनवर्ड। अगर इंडक्टिव सर्किट के अंदर से वोल्टेज गुजरेगा और उसका नाम इंडक्टिव वोल्टेज होगा तो उसके वर्टिकल लाइन का एरो होगा अपवर्ड। इसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो एरो होगा वो भी वर्टिकल मगर उसका एरो होगा अपवर्ड। इसी तरह से अगर आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी तो उसका एरो वर्टिकल होगा मगर उसका एरो देते थे हम डाउनवर्ड। लेकिन करंट के लिए वो चीजें उलट हो जाती हैं, उसके लिए रिवर्स हो जाती हैं। अगर आपने शो करना है कैपेसिटर के करंट को तो आपने कैपेसिटिव करंट के लिए वर्टिकल लाइन पर जो लाइन बनाई उसका एरो देंगे आप अपवर्ड, और वो है यहां से शुरू होकर यहां तक। अगर आप इंडक्टर का करंट देंगे यानी इंडक्टिव करंट तो उसके लिए जो आपने ब्लैक लाइन लगाई है इसका एरो देंगे आप डाउनवर्ड। तो ये लाइन यहां से लेकर यहां तक शो करिए इंडक्टिव करंट को, यहां से लेकर यहां तक शो करिए कैपेसिटिव करंट को। तो यहां पर आपकी तीनों चीजें आ गई, इंडक्टिव करंट और इंडक्टिव जो है कैपेसिटिव करंट, इंडक्टिव करंट और रेजिस्टिव करंट। अब यहां पर अगर आप फेज एंगल मालूम करना चाहें कि भाई इनके दरमियान, तीनों के दरमियान फेज एंगल कितनी है या क्या है, तो उस फेज एंगल को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है टेन थीटा का या टेन फाई का। और टेन फाई आपको मालूम है कि वो बराबर होती है परपेंडिकुलर अपान बेस के। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि इस IC से लेकर इस IL तक ये पूरी वर्टिकल लाइन शो कर रही है करंट को, और हमने कहा कि ये टोटल लाइन शो कर रही है टोटल करंट को यानी IS को या IT को, और वो बराबर होगी IL माइनस IC के, क्योंकि ये आपका इंडक्टिव सर्किट है। और इंडक्टिव सर्किट में ये हम इक्वेशन क्यों लिखते हैं ये हमने ऑलरेडी लॉजिक्स और रीजंस बताए हुए हैं। अब यहां पर आपके पास परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो जो वैल्यू आपका परपेंडिकुलर पर होगा वही वैल्यू हमने यहां पर लिखना है। अब परपेंडिकुलर पर वैल्यू किसका है या कौन सा है, वो है I इज इक्वल टू आई एल माइनस आई सी। तो आपने परपेंडिकुलर कर जगह लिख दिया आई एल माइनस आई सी। बेस का जो वैल्यू है वो कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेस का वैल्यू है वो है आपके पास आई आर, तो आपने लिखा यहाँ पर आई आर। अब आपको टेन थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए सिर्फ थीटा का। 10 को इसलिए हम बराबर की दूसरी तरफ कर देंगे तो वो हो जाएगी 10 इनवर्स, क्योंकि बराबर की दूसरी तरफ जाने से वो इनवर्स हो जाती हैं चीजें। तो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स इंटू आई एल माइनस आई सी डिवाइडेड बाई आई आर आपके पास है। अब फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर करें तो भी कोई इशू नहीं है। रेजिस्टेंसेज मालूम करनी हो तो ये फार्मूला, करंट्स की एंगल मालूम करनी हो तो ये फार्मूला। आई होप कि आपको यहाँ तक जो भी चीजें हैं वो आसानी से समझ आ रही हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज मेट्स और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस किस्म के आसान और डिटेल्ड लेक्चर से फायदा उठा सके। तो उसके बाद हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैपेसिटर वाली करंट का जो वर्टिकल लाइन है उसका एरो अपवर्ड है, और यहाँ पर इंडक्टर का जो करंट है और उसकी जो लाइन है वो है डाउनवर्ड और उसका एरो भी डाउनवर्ड है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो शो कर रही है आपके पास करंट को जो गुजर रहा है रेजिस्टर में से। अब ये वर्टिकल लाइन यहां से लेकर यहां तक कैपेसिटर के करंट की है, यहां से लेकर यहां तक इंडक्टर के करंट की है। अगर आपको टोटल करंट चाहिए तो आपने एक वर्टिकल लाइन यहां से लेकर यहां तक लेनी है
और वो आपको शो करेगी IT यानी टोटल करंट को, और वो बराबर होगी इन दोनों को मिलाने के बाद, यानी कि I इज इक्वल टू या IT इज इक्वल टू IC माइनस IL। IC माइनस IL इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटिव करंट है वो ज्यादा है और इंडक्टिव करंट जो है वो कम है। हमेशा हम क्या करते हैं कि बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करते हैं, इसी वजह से हमने IC में से IL को माइनस किया है। अब फेज एंगल अगर आपने मालूम करनी है तो फेज एंगल को मालूम करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का जो वैल्यू यहाँ पर है वो है IC माइनस IL, तो आपने लिखा IC माइनस IL। बेस का जो वैल्यू आपके पास है वो है RR, आपने लिखा IR। तो ये आपके पास फार्मूला आ चुका। आपके पास मालूम करनी है फाई का वैल्यू, इसलिए टेन को दूसरी तरफ ले गए तो वो हो गया टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स इंटू IC माइनस IL डिवाइडेड बाई IR। अब अगर आपको करंट नहीं गिवन हो और आपको गिवन हो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंसेस तीनों के, तो फिर आप एंगल कैसे मालूम करेंगे? फिर आप क्या करेंगे कि IC लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखेंगे, इंडक्टिव करंट लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह पर इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखेंगे, और इंडक्टिव रेजिस्टिव करंट लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह रेजिस्टेंस लिख देंगे। तो ये चीजें रिप्लेस करने से हम दोनों फार्मूलाज आसानी से बना सकते हैं। इनको अलग अलग से याद करने का कोई फायदा भी नहीं है। अगर आपको एक फार्मूला समझा हुआ है तो आप उसी की मदद से दूसरा फार्मूला आराम से बना सकते हैं। यहां तक तो बातें एक सिंपल सी हो गई क्लियर। अब यहां पर हम ये समझेंगे कि ये जो आपके पास लाइन का ग्राफ है ये बनता कैसे है और इनके दरमियान एंगल्स कैसे हैं। अब इन एंगल्स को समझने के लिए आप यहां पर अगर इस ग्राफ को देखें जो हमारे पास है, अगर करंट कैपेसिटिव करंट है और यहाँ पर इंडक्टिव करंट है, इस कैपेसिटिव करंट के दरमियान और इस इंडक्टिव करंट के दरमियान जो एंगल बन रही है वो 180 बन रही है। अब 180 कैसे? यहाँ देखें आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनी वो 90, और रेजिस्टिव करंट के दरमियान और इंडक्टिव करंट के दरमियान भी जो एंगल बनी वो भी बनी 90। अब इन दोनों के दरमियान तो 90 90 है, मगर इस कैपेसिटिव करंट से लेकर इस इंडक्टिव करंट तक जो एंगल बनेगी वो 90 प्लस 90 डिग्री हो जाएगी 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि कैपेसिटिव करंट के दरमियान और इंडक्टिव करंट के दरमियान जो एंगल बन रही है वो 180 है। इसका मतलब अगर आप ग्राफ के अंदर लिखेंगे इनको, तो ग्राफ के अंदर भी उनकी जो वेव्स होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ 180 डिग्री बनाएंगी। और यहाँ पर जो इंडक्टिव करंट और रेजिस्टिव करंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। आप यहाँ पर देखें इंडक्टिव करंट और रेजिस्टिव करंट के दरमियान एंगल 90, कैपेसिटिव करंट और रेजिस्टिव करंट के दरमियान भी एंगल 90। अब ये 180 कैसे है यहाँ पर भी हम समझते हैं। देखिए अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का हो, यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास जो रेजिस्टिव करंट होगा आपका वो इस बेस लाइन से शुरू होगा और ऐसे चलेगा। उसके बाद आपका जो कैपेसिटिव करंट होता है वो आपका स्टार्ट होता है पॉजिटिव अपवर्ड लाइन से, यहां से स्टार्ट हुआ। अब जब आपके इस रेजिस्टिव करंट की 90 डिग्री होगी तो उस टाइम आपके रेजिस्टिव करंट की डाउनफॉल होगी यानी जीरो होगा, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। जब इसका 90 डिग्री होगा यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा तो उसका जीरो होगा। फिर जब आपके इस करंट का वैल्यू जीरो होगा तो आपके पास इसका वैल्यू 90 होगा, इसका 90 होगा तो इसका जीरो होगा, यानी वो एक दूसरे के साथ बीच में जो गैप बनाकर चलेंगे वो गैप 90 डिग्रीज का होगा। इसलिए हम कहते हैं कि उनके दरमियान डिफरेंस 90 डिग्री का है। अगर यहाँ पर आप लाइन निकालेंगे तो वो लाइन यहाँ से आएगी, यहाँ पर गुजरी। अब ये करंट की लाइन है जो आपके कैपेसिटर का करंट है, यहाँ पर पहुंचा है जीरो पर और ये पहुंचा है अब रेजिस्टर का 90 पर। जब ये रेजिस्टर वाला करंट पहुंचा जीरो पर तो ये कैपेसिटर वाला करंट पहुंचेगा अपने 90 पर। फिर जब ये करंट आपका पहुंचा है 90 पर तो ये करंट आपका पहुंचेगा कैपेसिटर वाला जीरो पर। सब जब ये जीरो पर है तो फिर जब ये पहुंचेगा 90 पर और ये 90 पर है तो ये पहुंचेगा जीरो पर। तो इस हिसाब से इनके दरमियान जो एंगल है वो बनती रही है। दूसरी चीज आप यहाँ पर अगर आप देखें, अगर ये शुरू हुआ है यहां से 90 में तो इंडक्टर का जो करंट है वो शुरू होगा इस डाउनवर्ड लाइन से। तो इस हिसाब से ये आपका जो है इस तरह हिसाब से चलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपके पास ब्लैक लाइन है वो शो कर रही है इंडक्टिव करंट को, और ये जो आपके पास ब्लू लाइन है वो शो कर रही है कैपेसिटिव करंट को। यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक भी 90 डिग्री। तो इन दोनों वेव्स के दरमियान भी जो एंगल बन रही है वो 180 की बन रही है। इसीलिए हम कहेंगे कि
ये आपके पास जो रिलेशंस हैं वो बता रहे हैं कि इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट के दरमियान 180 डिग्री है, यानी वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट हैं, एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इस लेक्चर के बाद अब हम यहाँ पर ये समझेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर कि पैरेलल आरसी सर्किट्स की जो रेजोनेंस है वो क्या है। और रेजोनेंस से रिलेटेड अगर आपने हमारा पिछले वाला लेक्चर सुना होगा तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। और यहाँ पर जो भी चीजें आपकी हैं वो सब की सब अहम है और सब की सब एग्जाम्स के अंदर आती हैं, एमसीक्यूज में, एमडीकेट में और मुख्तलिफ प्रिपरेशंस में। इसीलिए इन चीज़ों को आप बार बार सुने, अगेन एंड अगेन सुने। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं और आपने अच्छे नमूने से समझा है तो आप अपने दोस्तों के साथ हमें ज़रूर कमेंट करें और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।